कुछ क्षणों के व्यवधान के लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। कुछ ही पलों में हम एक बार फिर जुड़ पाएंगे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के तकनीकी सलाहकार सैम पित्रोदा जी से। शायद तकनीकी खराबी के कारण हम उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। आइए माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी से अनुरोध करना चाहेंगे, आप अपना उद्बोधन, उत्प्रेरण और प्रेरणा शब्द हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे आज के समारोह के मुख्य वक्ता सैम पित्रोदा जी, हमारे उपस्थित कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जी, बीडी कल्ला साहब, अन्य तमाम हमारे मंत्रिमंडल के साथी, विधायकगण, चीफ सेक्रेटरी नरेंद्र आर्य जी, कुलदीप नाका जी, अखिल अरोड़ा जी, आलोक गुप्ता जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी, सभी अधिकारीगण और पूरे प्रदेश से हमारे विभिन्न जिलों में और ब्लॉकों में और गांव तक जुड़े हुए तमाम हमारे किसान भाइयों और प्रदेशवासियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि राजीव गांधी जी के 75वें जन्म दिवस को जिस रूप में मनाया गया और कोरोना काल के कारण से कुछ प्रॉब्लम भी पैदा हुई, इस कारण से उनके सेलिब्रेशन को हमने 2021 तक उसको एक्सटेंड किया। और आज जो प्रोग्राम रखा गया है राजस्थान इनोवेशन विजन 2021 राजीव 2021, और विषय भी रखा गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर गुड गवर्नेंस, सूचना तकनीकी से सुशासन। जैसा आप सबको मालूम होगा, उस जमाने जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे देश के 40 साल की उम्र में, 84 के अंदर, और जिस रूप की जो उनकी सोच थी, चौमुखी व्यक्तित्व के धनी थी, इसलिए उन्होंने एक के बाद एक 5 साल के कार्यकाल में जो फैसले किए वो इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षर में लिखे गए। हर क्षेत्र में उन्होंने कोशिश की किस प्रकार से देश को 21st सेंचुरी में ले आना हम लोगों को। उस वक्त में लोग समझ नहीं पा रहे थे। वो चाहते थे कि 15 साल के बाद में जब हम जाएंगे नई शताब्दी में तो इतनी तैयारी कर लें, कम से कम हम लोग विकसित राष्ट्रों की तरह हम भी प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सके। और इसीलिए उन्होंने सैम पित्रोदा जी जैसे व्यक्तित्व के धनी को आमंत्रित किया और देश के भविष्य को देखते हुए जो समस्याएं थी उनको उन्होंने चिन्हित किया और 6 मिशन बनाए थे उस वक्त में। टेक्नोलॉजी मिशन, ड्रिंकिंग वाटर का, आप समझ सकते हो कि ड्रिंकिंग वाटर का देश में क्या महत्व रहा है उस वक्त से। अभी भी हम जल जीवन मिशन लेके आए हैं।
इतने सालों बाद दी। तो आप कल्पना कीजिए 35 साल पहले क्या हालात थे देश के। 35-40 साल के बाद में भी जल जीवन मिशन की जरूरत पड़ रही है। अभी तक भी गाँव में कैसे पानी पहुंचे, शुद्ध पानी पहुंचे। ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए जो खाद्य तेल है उसके लिए अभी भी हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं उस वक्त क्या स्थिति थी, कितनी कमी थी, कोई सोच सकता है। इम्यूनाइजेशन, आज हम देखते हैं कि मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर आज भी बहुत बड़ी भयंकर है देश के अंदर। उस वक्त में क्या हालात होंगे आप सोच सकते हैं। लिटरेसी मिशन, किस प्रकार से 35 साल पहले क्या हालात थे, जिसमें हम देखते थे कि परसेंटेज वाइज बहुत हम लोग नीचे थे शिक्षा के अंदर भी। डेयरी प्रोडक्शन, किस प्रकार से उनकी कल्पना थी, किसानों को कैसे लाभ मिले उसका। टेलीकम्युनिकेशन मिशन जो क्रांति लेके आया है, और इसीलिए राजीव गांधी को लोग याद करते हैं। उस वक्त में लोग समझते भी नहीं थे। हमारे यहाँ तो टेलीफोन भी ऑपरेटर के माध्यम से चलते थे, घंटों इंतजार करना पड़ता था बात करने में आपस के अंदर ही। जयपुर से सीकर बात करनी हो या जयपुर से बीकानेर बात करनी हो, जयपुर से दौसा बात करनी हो, कहीं बात करनी हो तो घंटों बैठना पड़ता था खाली बात। फोन कनेक्ट कैसे हो, वो जमाना हमने देखा है। उस वक्त राजीव गांधी की जो सोच थी और जिसके एक्सपर्ट थे मिस्टर सैम पित्रोडा, जिन्होंने ज्ञान अर्जित किया पूरी दुनिया का, वो चाहते थे कि अपने मुल्क में वो किस प्रकार से टेक्नोलॉजी मिशन के माध्यम से क्रांति लाए देश के अंदर, तैयारी करें 21st सेंचुरी की। उसी ढंग से मिस्टर पित्रोडा ने इस काम को हाथ में लिया और देखते ही देखते मुझे अभी भी वो दिन याद है कि 5 साल के बाद में तो हम लोग गली गली में एसटीडी बूथ लग गए थे। आपको भी याद हुआ, कई लोगों को रोजगार मिल गया और इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज आ गए। वो खाली बूथ नहीं लगे थे, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के माध्यम वाले बूथ लगे। तो इलेक्ट्रॉनिक आधारित टेलीफोन कम्युनिकेशन का सिस्टम हिंदुस्तान में पहुंच गया। आसान हो गया बात करना, पब्लिक भी आने लगी बूथ के अंदर, आराम से मिनटों में बात कर लो देश के अंदर, दुनिया के अंदर। तो ये क्रांति जो हुई है उस वक्त से, उसके बाद तो लंबा इतिहास बन गया देश के अंदर। किस रूप में हम लोग आज अभी जो राज किसान साथी लॉन्च किया गया पोर्टल, अब किसानों के बारे में बताया गया आपको किस प्रकार से तमाम समस्याएं किसानों की ऑनलाइन होगी, तो कितना बड़ा उनको सुकून मिलेगा, पारदर्शिता आएगी, सुविधाएं होगी, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हर क्षेत्र में इस प्रकार से काम किया गया, हर विभाग जुड़ा हुआ, धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं जन पोर्टल के माध्यम से। भी 1-8 की सेवाएं मिल रही है राजस्थान वासियों को। लाखों लोग शिकायत दर्ज करवाते हैं और निस्तारण होता है उनका। 80 लाख लोग पेंशन दे रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन डीबीटी कर रहे हैं। और मुझे याद है कि पिछली बार जब हम लोग सरकार में थे तो हमने 3% बजट रखा था हर विभाग का आईटी के लिए, इसीलिए कि राजस्थान देश में अग्रणी राज्य बने आईटी आधारित सुविधाओं के लिए। अब तो पूरी क्रांति है देश के अंदर, रेलवे की बुकिंग, एयर की बुकिंग, सभी तरह से हम देखते हैं कि आज आईटी बेस्ड जो वक्त आया है, और आईटी में हमारे जो
युवा पीढ़ी ने जो कीर्तिमान हासिल किए हैं उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। आज तमाम दुनिया के विकसित राष्ट्रों में हमारे नौजवान छाए हुए वहां पर आईटी के काम करने के लिए। तो अगर राजीव गांधी 21st सेंचुरी का सपना नहीं देखते तो ये हालात नहीं बनते। पता नहीं अभी तक भी हम लोग आईटी को कितना एक्सेप्ट करते हैं। किसी चीज को, नवाचार को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करे कुछ कारणों से, कम्युनिकेशन गैप से, समझ से, तो आप उस ढंग से आगे नहीं बढ़ सकते। तो जिस रूप में पब्लिक को एक्सेप्टेंस करवाई गई उसका परिणाम है कि जब जनता जुड़ गई तो आर्य क्रांति आ गई देश के अंदर। इस रूप में मैं समझता हूं कि जो काम राजीव गांधी ने हाथ में लिए थे उसका आज मैं समझता हूं कि एहसास पूरे देश को है कि किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े हैं और किस प्रकार से उसका लाभ हमें मिल रहा है। राजीव गांधी का व्यक्तित्व, जैसे मैंने कहा, चौमुखी व्यक्तित्व था उनका। आईटी बेस्ड तो कई काम हुए हैं, कई फैसले हुए हैं, जिसको भी आपको बताया भी गया। उसके अलावा भी वो ऐसा व्यक्तित्व था। उस वक्त समस्याएं एक अलग तरह की थी, देश के अंदर चुनौतियां थी, और खालिस्तान को लेकर जिस प्रकार के हालात थे, कितने लोग मारे जाते थे पंजाब के अंदर। उस जमाने के अंदर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, जो प्रधानमंत्री थी, देश की प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया। उस वक्त राजीव गांधी जी ने सत्ता संभाली। आप सोच सकते हो कि किस चुनौती के साथ में सत्ता संभाली थी। और उस वक्त में ये मिशन, जो 6 मिशन मिस्टर सेम्पेट्रोडा के माध्यम से बने हैं, उस माहौल के बावजूद भी कैसे देश पीछे नहीं रहे, उसको लेके के फैसले होते गए एक के बाद एक। पंजाब अकॉर्ड हुआ, राजीव लोंगेवाल अकॉर्ड हुआ, बाद में मिस्टर लोंगेवाल की हत्या कर दी गई। क्यों अकॉर्ड क्यों किया? आप कल्पना कीजिए क्या माहौल था उस वक्त में। ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, इंदिरा गांधी की जान चली गई, राजीव जी आए, उन्होंने कुछ कदम उठाए कैसे शांति स्थापित हो, अकॉर्ड किया उन्हीं के साथ में। उसके बावजूद भी अकॉर्ड करने वाले की हत्या हो गई। असम में आग लगी हुई थी उस वक्त में, बोडो आंदोलन चल रहे थे, असम गण परिषद के अलग आंदोलन चलते थे। सुनते थे कितने क्या माहौल था नॉर्थ ईस्ट के अंदर। हम लोग तो पार्लियामेंट में थे, केंद्रीय मंत्री थे, मुझे मालूम है कि किस प्रकार राजीव गांधी जी, जिनके साथ में मंत्रिमंडल में मेंबर भी था, सदस्य था, प्राइम मिनिस्टर के साथ अटैच था मैं राज्य मंत्री के रूप में, मुझे याद है किस प्रकार दिन रात वो लगे रहते थे। और आखिर में आसाम अकॉर्ड करके रहे, आसाम पीस अकॉर्ड। और नई पीढ़ी को जान के आश्चर्य होगा कि सरकार ने, अपनी सरकार थी कांग्रेस की उस वक्त में, उस सरकार को एक प्रकार से ये फैसला किया गया अकॉर्ड के अंदर, उनको अवसर दिया गया प्रफुल्ल कुमार महतो को और उनकी पूरी टीम को, जो आसाम गण परिषद के आंदोलनकारी थे, सत्ता आप संभालिए। और इस्तीफा हुआ कांग्रेस के मुख्यमंत्री का, मिस्टर हितेंद्र शेखिया का, जहां तक मैं समझता हूँ। एक सरकार को कुर्बान किया गया, पूरा देश एक रहे, अखंड रहे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ये महात्मा गांधी के जमाने में जब इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जमाना था, जब अम्बेडकर ने बनाया संविधान, उस जमाने की बात मैं करता हूँ कि वो जो नीतियां बनी, जो प्रोग्राम
बनाए गए देश के लिए दूरदृष्टि रख करके जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, अनेकता में एकता वाला मुल्क है, उस रूप में संविधान की रचना की गई। आज 75 साल के बावजूद भी ये मुल्क एक रहा, अखंड रहा है। रशिया की तरह, युगोस्लाविया की तरह टुकड़े नहीं हुए इस मुल्क के। और उसी कड़ी में देखिए आप, खालिस्तान नहीं बनने दिया। जान चली गई, उनको मालूम था इंदिरा जी को वे जान जा सकती। उन्होंने मुझको खुद को कहा था शहीद होने के पहले, कुछ दिन पहले, ये हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो आप कल्पना कीजिए कि हमारे देश के उन महान नेताओं ने आजादी के पहले भी और आजादी के बाद में भी त्याग किए, बलिदान किए, जेलों में बंद रहे, तब जाके कीमती आजादी मिली थी। कहना बड़ा आसान है कि 70 साल में क्या किया देश ने। 70 साल में देश को एक रखा, अखंड रखा, लोकतंत्र को मजबूत रखा, पाकिस्तान की तरह वहां पर सैनिकों को शासन होने दिया। और इसीलिए आज सरकार बदलती है, बार बार नई सरकार बनती है, और वर्तमान सरकार बनी है तो वो भी इसलिए बनी है कि देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत रही है। ये लोग भूल जाते हैं। इस प्रकार से उस जमाने से जो संस्कार मिले राजीव गांधी को, इसलिए उन्होंने इस पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित हो प्रयास किए। श्रीलंका गए, वहां उन पर हमला हो गया था, बच गए उस हमले में वो, पर आखिर में वो शहीद हो गए वो भी। इस देश में दो दो प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। एक प्रधानमंत्री थे इंदिरा जी, दूसरे बनने वाले थे 3 महीने बाद में। दो प्रधानमंत्री की हत्या हुई देश के अंदर। ये मुल्क एक रहा, अखंड रहा फिर भी। और इसीलिए वो, चाहे वो आसाम में रिकॉर्ड करने की बात थी, मिजोरम में जो गतिविधि चलती थी आतंकवाद की, उसको रिकॉर्ड किया, मिजोरम रिकॉर्ड किया। मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश को दर्जा दिया राज्य का। चाइना के विरोध के बावजूद भी परवाह नहीं करी चाइना की, क्योंकि चाइना तो अपना समझता है अरुणाचल प्रदेश को। तो उस जमाने की बातें लंबी चौड़ी हैं, पर जिस प्रकार से राजीव गांधी जी ने जिस रूप में अपनी सोच रखी, मैं समझता हूं कि वो इतिहास में दर्ज है। और भी कई काम किए उन्होंने। जिस प्रकार से 18 साल के नौजवानों को मतदान का अधिकार दिया, मुझे याद है कि उसका बहुत विरोध हुआ था वर्किंग कमेटी के अंदर, मैं भी था वहां पर। तो उन्होंने कहा, देश के नौजवानों पे मुझे विश्वास है, देश की तकदीर का फैसला करने में युवाओं की भागीदारी होना आवश्यक है, चाहे उससे हमें नुकसान भी हुआ हो। पार्टी को कहते थे वर्किंग कमेटी में लोग, नुकसान होगा इससे, उन्होंने उनकी परवाह नहीं करी। लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए, देश का भविष्य उज्जवल बने, युवाओं की भागीदारी हो। 18 साल के नौजवान को मत का अधिकार मिल गया। 73-74 अमेंडमेंट हो गए देश के अंदर, जिसमें महिलाओं को, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबको आरक्षण मिल गया। आज सरपंच लगा के प्रमुख तक बनने का, मेयर बनने का, सभापति बनने का। सैकड़ों ऐसे फैसले किए, एंटी डिफेक्शन बिल लेके आ गए। आयाराम गयाराम की बहुत बदनामी हो रही थी। दल बदल नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट में, असेंबली के अंदर, अच्छा उद्देश्य था। तो अभी भी उसकी धज्जियां उड़ रही है। कोई तरीका निकाल करके अब नया तरीका अपना लिया वर्तमान हुकूमत करने वालों ने, कि आप इस्तीफा दिलवा दीजिए विधायकों के, वापस खड़ा कर देंगे, धन बल के आधार पर चुनाव जीत के आ जाएंगे। चुनाव जीत के आ भी रहे हैं, सरकारें बदल रही है, चुनी हुई सरकारें बदल रही है देश के अंदर। ऐसे हालातों में देश चल रहा है। नई पीढ़ी को आपको हमको समझना पड़ेगा, और तब समझेंगे जब हम लोग इतिहास का अध्ययन करेंगे, चाहे वो आजादी के आंदोलन का इतिहास हो, चाहे आजादी के बाद का हो।
तब जाके हम अपना खुद का इतिहास बना पाएंगे। इतिहास वही बना पाते हैं जो खुद इतिहास का अध्ययन करते हैं, इतिहास से सबक लेते हैं, सीखते हैं और उन परंपराओं को एडॉप्ट करते हैं जो हमारे देश की महान परंपरा है प्राचीन काल से। बात तो करते प्राचीन काल की परंपराओं की, और व्यवहार के अंदर आलोचना भी सहन नहीं होती, लोगों से आलोचना भी सहन नहीं होती। उसके लिए भी अगर आप असहमत हो, जो लोकतंत्र में असहमत होना, आलोचना करना मामूली बात है, वो तो एक स्वागत करना चाहिए। पर आज उसको हम लोग देशद्रोह मानते हैं, देशद्रोही मानते हैं। तो जिस रूप में आज देश चल रहा है उसकी चिंता भी हम सबको होनी चाहिए, और विशेष रूप नई पीढ़ी को, क्योंकि कल आने वाला फ्यूचर आपके कंधों पर आएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसा आसाम का राज्य सरकार को सेक्रीफाइस कर दिया राजीव गांधी जी ने, बैकआउट कर दिया, शांति स्थापित हो गई। उसके बाद में अब वहां पे आंसू भी खत्म हो गया, सरकार वापस चलने लग गई, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी आने लग गई। कितनी बड़ी सोच थी उनकी, कितने त्याग किए देश ने। इंदिरा गांधी जी का त्याग, राजीव जी का त्याग हो गई, सदा बेंचीनी थे मुख्यमंत्री, देश नाबूद कर दिया उन्होंने आतंकवाद को। वहां पर उतरे मुख्यमंत्री थे, ऑफिस उतरे, नीचे पोस्ट में आए, बम से उड़ा दिए गए वो भी। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से राजीव गांधी जैसी पर्सनैलिटी आज हमारे अगर 40 साल उम्र में बन गए प्राइम मिनिस्टर, 46 साल की उम्र में शहीद हो गए, वो होते तो नक्शा दूसरा होता देश का। आज जो विषय रखा है गुड गवर्नेंस के लिए, और मैं समझता हूं कि हमारे मिस्टर सैम पेट्रोदा जी से बढ़कर के कोई बता नहीं सकता कि पूरे देश में और दुनिया में और किस प्रकार से इसका उपयोग हुआ है, होगा। कहाँ मोबाइल फोन आ गए, इंटरनेट की सेवाएं आ गई, कंप्यूटर आ गए। हमारे अध्यक्ष बोल रहे थे कंप्यूटर भी अलाउ नहीं कर रहे थे अमेरिका जैसे मुल्क उस वक्त में। किस रूप में फैसले किए गए, कोई कम बात नहीं है, बड़े फैसले करना बहुत बड़ी बात है उस जमाने के अंदर भी। तो आज मैं खुद देखता हूं कि आज उनके वक्त में जो फैसले हुए हैं उसका लाभ आज सबको, सभी जो मिशन बने थे 6 मिशन, उसका लाभ मिला। HRD मिनिस्ट्री बनाई उन्होंने, ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री बनाई, मानव संसाधन मंत्रालय बनाया। अब आप उनका नाम बदल दिया है, वो अलग बात है, पर मानव संसाधन की सोच अलग थी। जो पहले शिक्षा मंत्रालय था, अब वापस शिक्षा मंत्रालय बन गया है। नाम बदलना बड़ा आसान होता है, इतिहास को तोड़ना मोड़ना आसान होता है, इतिहास बनाना बहुत मुश्किल होता है। नाम बदलने का तो फितरत में है, जो देख रहे हैं आप, अभी कई नाम बदले गए हैं। तो मैं आपको इस मौके पर, अभी सैम पीटर साहब जुड़ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी उनकी आवाज सुनाई देगी। मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ इतना ही कहूंगा कि इस मौके पर हम चाहेंगे कि जो अभी तो 21 की एक तो घोषणा की गई, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 77वीं जयंती आज। राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, अजय माकन समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पीसीसी दफ्तर में गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और वैभव गहलोत ने दी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि। डोटासरा बोले, राजीव गांधी ने लोकतंत्र को मजबूत किया, मोदी सरकार करवा रही जासूसी। विपक्ष की लामबंदी के लिए सोनिया गांधी ने आज बुलाई बड़ी बैठक। शरद पवार, ममता बनर्जी और उद्धव समेत कई नेता होंगे शामिल। आप और बसपा को नहीं दिया न्योता, शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मीटिंग।
प्रतिवर्ष जो स्टार्टअप फेस्ट के अंतर्गत स्टार्टअप चैलेंज के विजेताओं को 2 करोड़ रुपए का प्रथम अवार्ड और 1 करोड़ रुपए का द्वितीय अवार्ड और 50,000 लाख रुपए तृतीय अवार्ड दिए जाएंगे। राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड, जो कोई क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में जो स्टार्टअप चैलेंज के रूप में लेंगे, कुछ समस्याओं को लेके प्रदेश की, उनके लिए हम चाहेंगे कि इस प्रकार का अवार्ड उनका हौसला अफजाई हो। और मुझे उम्मीद है कि उसमें अवश्य ही है, जिस रूप में युवा आगे आए अभी तक भी, और या तो भामाशाह के नाम से हब जो बना है वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही उच्च कोटि का बना है और उसका फायदा पूरे प्रदेशवासियों को मिले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, इसकी मैं घोषणा करना चाहता हूँ। ये बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, करीब 200 बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, छात्र छात्राओं को। अध्ययन का पूरा खर्च, चाहे देश में जाए राजस्थान से प्रतिष्ठित संस्थाओं में, चाहे विदेश में जाए, यात्रा खर्च सहित उनको मिलेगा। करीब इस योजना में प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 100 करोड़ रुपए खर्च करके हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ के 200 मेधावी छात्र पढ़ाई करने बाहर जाएं, चाहे देश में चाहे दुनिया के मुल्कों के अंदर। 21वीं सेंचुरी में टेक्निकल सुपर पावर बनाने का सपना जो था वो राजीव गांधी ने देखा था। मैं समझता हूं कि वो राजस्थान एक हब बने धीरे धीरे। वैसे तो बेंगलोर और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद ये काफी कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी में आगे निकल चुके हैं 20 साल पहले से ही, परंतु गुड गवर्नेंस कैसे हो उसमें राजस्थान बहुत आगे बढ़ा है। इस बात का मुझे गर्व है कि कई विभागों ने अच्छा काम किया है। और तो और हमने जो राज पोर्टल बनाया है और सूचना के अधिकार को हम लोगों ने जिस प्रकार से पोर्टल के माध्यम से हम लोगों ने सूचनाएं दी है लोगों को, लाखों लोगों को, कि आपको सूचना मांगनी पड़े ही नहीं। प्रोसेस के अंदर सरकार खुद सूचना अपलोड करे। ये आपके आरटीआई एक्ट के अंतर्गत भी सब प्रोविजन है, पर कोई करती नहीं सरकारें। हमने आगे बढ़ के इस काम को पोर्टल बना दिया है और 400 से अधिक सूचनाएं तो उसमें अपलोड हो गई है। आगे हम लोग और विभागों में कर रहे हैं, जिससे कि लाखों लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, लाखों लोग। क्योंकि सूचना मांगने की बजाय आप सूचना खुद पोर्टल देख लिए। इस प्रकार से राजीव गांधी के नाम से एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी। बजट के लिए जोधपुर के अंदर बनेगी है, करीब 400 करोड़ की होगी। 400 करोड़ की ये फिनटेक, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। ये घोषणा मैंने बजट में की थी। इनका नाम राजीव गांधी की मैं घोषणा करता हूं। इस प्रकार से राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्ट-कैट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है जयपुर के अंदर। और आगामी शिक्षा सत्र इसके अंदर कोर्स प्रारंभ कर जाएंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एंड वर्चुअल रियलिटी आदि में सर्टिफिकेट कोर्सेज करेंगे। के साथ साथ आमजन को तकनीकों की जानकारी कराने के लिए राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्ट-कैट की स्थापना का जल्दी प्रारंभ किया जाएगा। इसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। 14 नवंबर से हम लोग जो बजट की घोषणा थी मेरी, राजीव गांधी युवा कोर, जो सोशल वर्क करना चाहते हैं नौजवान, उनको अवसर मिलेगा हर गांव के अंदर
इस अभियान को भी हम 14 नवंबर से शुरू करेंगे। इस प्रकार से ये काम हाथ में लेंगे। मैं समझता हूं कि मिस्टर पेट्रोडा साहब जुड़ गए हैं और टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम लोग चाहेंगे, उनको सुनना चाहेंगे। हम तो आपके बीच में बात करते जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में हम ई गवर्नेंस का काम बहुत बड़े रूप में हाथ में लेंगे। राजस्थान सरकार धीरे धीरे पूरी ही गवर्नेंस के आधार पर चले, पेपरलेस काम हो विभागों के अंदर, सुशासन दे सके हम लोग आईटी के माध्यम से। इस थीम को लेके हमने आज ये प्रोग्राम रखा है और राजीव गांधी जी का आज जो हम लोग 75th ईयर मना रहे थे, मैं समझता हूँ आज हम उसी के अंतर्गत आज का प्रोग्राम ये किया गया है। यही बात कहता हूँ मैं एक बार पुनः अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मिस्टर सैम पेट्रोडा का, जिनको मैंने खाली एसएमएस किया और एसएमएस के मैसेज के माध्यम से उन्होंने प्रोग्राम को स्वीकार कर लिया। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि उनका कमिटमेंट पूरे देश के साथ में है। इसीलिए उस जमाने में आप कल्पना कीजिए 85 के अंदर जो मिशन बने हैं देश के अंदर, राजीव जी के साथ में मिलकर इन्होंने बनाए हैं, तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार का कमिटमेंट उनका है। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा राजस्थान सरकार को भी, जैसे और ज्यादा हम लोग किस रूप में नौजवानों का फ्यूचर जो है ब्राइट कर सके, किस प्रकार नौजवान जोड़ सके हम लोग आईटी के माध्यम से, किस प्रकार राजस्थान के युवा जो है आईटी में बहुत कामयाब हो सके। मैं चाहूंगा कि समय आने पर इनको कभी राजस्थान बुलाएंगे भी और गवर्नेंस में भी और युवा पीढ़ी का किस प्रकार से जुड़ाव हो अधिक से अधिक। लगातार हमारे जो संस्थाएं बनी राजीव गांधी के नाम से, मैंने आज घोषणा करी है, इन तमाम संस्थाओं के माध्यम से आप लोग महसूस करेंगे कि राजस्थान देश में पीछे नहीं रहेगा। यही बात कहता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं पुनः स्वागत करता हूं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, और विनती करता हूं मिस्टर सैम पेट्रोडा से क्या आप जुड़े सर, बोल सकते हैं। Can I start? So you can start, sir. Yes. Thank you. Honorable Chief Minister, Honorable Ministers, Government officers, please, ladies and gentlemen, greetings from Chicago. It is indeed a special honor and privilege for me to be with you, to remember our great leader, Rajiv Gandhi, on his 77th birthday. I want to compliment the government of Rajasthan and Department of IT for all the great things you are doing. Unfortunately, it seems that someone has hacked my computer just at the time I started to speak. So I am talking to you through my mobile phone. My computer has been locked up. I'm sure it is someone who didn't want me to talk to you, but I'm delighted we are connected. Rajiv Gandhi planted so many important seeds during his short tenure to take India into 21st century. Everything that we are enjoying today, directly or indirectly, has roots in the Rajiv Gandhi era. I can tell you from my side, he gave meaning to my own life. He gave me an opportunity to work in India on IT and telecom.
technology missions. Then India had only 2 million telephones. It used to take 10 years to get telephone connected. Today, India has over 1 billion phones. Credit goes to Rajiv Gandhi and his vision, his political will, and the support he gave all of us to take India into 21st century with a great deal of pride and opportunities. Then we produce very in software export. Today, we generate $100 billion worth of software export every year, year after year. The key to Rajiv Gandhi's vision was really to focus on creating human capacity in IT and telecom. He launched C-DOT to train hundreds and hundreds of engineers in modern technology related to microprocessor, software, systems. He also created TDAC for advanced computing, so India could make our own supercomputers. His idea was to take technology to help poor people at the bottom of the heap. He launched technology missions related to water, literacy, immunization, cooking oil, telecom, and milk production. Because of his initiative, we could eradicate polio. The reason we are the largest user of vaccine is because Rajiv Gandhi decided to produce India. We are also largest producer of milk in the world. On e-governance, he was the one who really planted with the help of Dr. Tripathi to start NIC. I still remember the he had to launch first satellite-based link to connect all our headquarters. Then we didn't have all the advanced software. People had not even heard of computers. Laptops were just coming out, and we were heavily criticized by many that we are wasting time and energy going after computerization and telecom. Today, India is in a leadership position globally, mainly because Rajiv. His idea was to use e-governance to improve justice, to improve education, health, public services, financial systems, and really improve productivity and efficiency of the government using modern technology and tools. All the things that you talk about today in your various presentations, every one of those things have roots in what we started in mid-80s. He was a man in a hurry. He wanted IT and computers to help us in railway reservations, in agriculture, in governance, in justice, and many other areas. I am delighted that Rajasthan government is fairly advanced in many areas, and I'm sure Rajiv Gandhi would have been proud of what you are doing in Rajasthan today.
We still have a long way to go. We have to create new mindset. Rajiv Gandhi spent a lot of time with the institutions in allowing social and civil sector to be at the table to discuss policies and programs along with business and government. And he talked about scientific temper, logical thinking, rational approach. And I am concerned that today institutions are being captured. Most of the institutions focus more on government than on constitution. Civil society has very little role to play, and scientific temper is not encouraged. Rajiv Gandhi would have been very disappointed today to see where we are in these three areas, even though we have made a lot of progress in IT and software. Rajasthan can show us a way in many of these IT areas related to government by really essentially improving justice, eliminating Narawali file, improving productivity and efficiency, and taking IT to the next level to benefit people. During Corona crisis, we know that we have all gotten used Zoom calls, video conferencing, and working from home, learning from home. Our students are now taking lessons online. So Corona crisis brought us closure to IT and telecom. The key is to build and really begin to change things, to create more jobs, improve our agriculture, improve health service. But all of these things will require mindset. It is one thing to have technology, it's another thing to have public commitment, trained, and make them feel comfortable with all these models. We lost Rajiv Gandhi too early. If Rajiv Gandhi had been around, India would be very different. But today we are a nation of connected billion. We still think in old paradigm. We need to really understand the role of hyperconnectivity, role of IT and telecom in restructuring everything. I've just written a book called Redesign the World, because I am convinced that hyperconnectivity demand that we rethink through our developmental path. Hyperconnectivity is important to environment, education, and many of the things I talked about. But I'm happy that you have taken Rajasthan a great leap forward in IT, e-governance, and improving public service. I want to once again compliment you all, Honorable Chief Minister, for this opportunity. Want to apologize for the immediate
caused because of some technical difficulties. Somebody and blocked me from my computer is completely. I have to use mobile phone to talk to through it to talk to you to FaceTime. So I appreciate your bit. It is kind of late here. It's 2:15 or 2:30 in the morning. I have another call, Zoom call at 7:30 in the morning. So I would cut short. Once again, thank Honorable Chief Minister, organizers for this opportunity. You all the best in your efforts to take IT to improve Rajasthan. The next time when I come to, I promise to come there to really have a longer chat on IT with the Minister and Secretary Minister. Lots of things are happening in this field. I'm deeply involved in many of these issues, and I'd be happy to share my experiences. Right now, we are designing and defining the rights of a digital global. What does it mean to be a global digital? What are the rights? What are the obligations? A group of 5 people globally have gotten together to define this. And I'm sure we have a lot to learn from what's going on globally. And I hope to have longer conversation on many of these. Thank you and good evening or good afternoon. धन्यवाद. थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. नमस्कार. बहुत दिन में मिले हुए. जल्दी आइए, इंडिया में मिलेंगे, फिर राजस्थान बुलाएंगे आपको. Sorry about this, little technical difficulty. My apology. Yeah, no problem. Next time you have to visit Rajasthan also. I will definitely do that. Yeah, namaskar. Thank you. We are proud of you. Bye-bye. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री सैम पित्रोदा जी. कंप्यूटर लॉक हो जाने के बावजूद, तकनीकी खराबी के बावजूद मध्य रात्रि आप अपने मोबाइल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहे और आपने ये मार्गदर्शन हमें दिया. और अब अनुरोध करना चाहेंगे श्री लालचंद कटारिया जी, माननीय कृषि मंत्री राजस्थान सरकार, आप सभी का आभार व्यक्त करें. आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अमेरिका से अभी हाल ही में जिन्होंने हमको संबोधित किया, हमारे